हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मजा में बच्चों। आप सबका स्वागत है अरिवान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मलय आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज के आज सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों? महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आज हम कवर करेंगे कौन से क्वेश्चंस? 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। और बच्चों इसके ज्यादातर प्रश्न हमने कहां से लिए बच्चों? ज्यादातर हमने प्रश्न पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स और साथ ही साथ बच्चों हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट जो थे सब चीजों को प्रश्नों के रूप में कवर किया है बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी आपको सिखाया है कि प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनको किस तरीके से लिखना चाहिए, कहां पे कौन सी चीज आपको कीवर्ड्स को मेंशन करना है बच्चों। हमने सारी चीजें इसके अंदर अच्छे तरीके से समझाई है बच्चों प्रश्नों के रूप में, है ना बच्चों। अब मैं आपको एक चीज की और गारंटी भी देता हूं आपको, जब आप एग्जाम्स लिखने बैठोगे और जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन कहां से देखने को मिलेंगे बच्चों? ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपको हमारे अरिवान की स्लाइड्स में से देखने को मिलेंगे बच्चों। कहां से देखने को मिलेंगे बच्चों? अरिवान की स्लाइड्स में से देखने को मिलेंगे बच्चों। और बच्चों देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूं। अभी तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे सारे महत्वपूर्ण हमारे रिकॉर्डिंग्स लेके आ रहे हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके पास अवेलेबल हम करा रहे हैं। लेकिन बच्चों आगे चल के आपको अगर हमारे अरिवान ऐप पर लाइव क्लासेस चाहिए या कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो बच्चों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा बच्चों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके बच्चों गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं बच्चों। तो वहां पे जाकर क्या होगा बच्चों, आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारी नीड, सारी वांट्स को आप डाल सकते हो बच्चों। सारी चीजें लिखकर भेजो बच्चों, उसमें से जो भी चीज होगी हम बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करेंगे बच्चों, जो आपको टॉपर्स बनने में बच्चों बिल्कुल मदद करेगी बच्चों। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस बच्चों। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है। क्या है बच्चों? मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज द आर्ट of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए और अच्छा काम चाहिए, क्वालिटेटिव काम चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों? मैनेजमेंट यूज करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट जो है ना बच्चों, वो हर जगह लग जाता है। क्या लग जाता है? हर जगह लग जाता है, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर दुकानदारी क्यों ना हो, चाहे फिर वो अस्पताल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो स्कूल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, सब जगह बच्चों मैनेजमेंट लगता है। अब चलो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा? मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो हम दो फंक्शंस की बात करने वाले, किस चीज के? लोअर लेवल मैनेजमेंट के दो फंक्शंस की बात करने वाले हैं। तो दो फंक्शंस क्या है बच्चों? सबसे पहला फंक्शन आता है बच्चों फॉलो ऑर्डर्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है वर्कर्स का? कि जो भी उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो भी उनको बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसा काम करना है, क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य लेके काम करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, वो सारी चीजें आपको कौन सिखाता है वर्कर्स को बच्चों? मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिखाता है। कौन सिखाता है बच्चों सारी चीजें वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉइज को? मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिखाता है बच्चों, मैनेजर सिखाते हैं। और उनसे वो पूरी तरीके से काम को पूर्ण भी कराते हैं, पूरा करवाते हैं बच्चों। क्या करवाते हैं? पूरा करवाते हैं। कितने समय में? जो समय उनको दिया रहता है बच्चों, जो समय वो मैनेजर्स को दिया रहता है उसके अंदर वो उनको पूरी तरीके से काम को करवाते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या आता है बच्चों? इन्फॉर्म प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर बच्चों वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। उनको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। तो बच्चों पहली बात तो ये समझो, कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है, जब तक हम बताएंगे नहीं,
तो क्या हमको कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या बच्चों? मिलेगा क्या, ये बताओ। जब तक आप अपनी समस्या अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को या अपने टीचर्स को नहीं बताओगे तो क्या आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या बच्चों? नहीं मिलता ना। उसी तरीके से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्कर्स को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही है बच्चों, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने सुपीरियर या तो सुपरवाइजर या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स को सारी चीजें जाके बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब ही जाके उनकी समस्या का हल निकल पाएगा। नहीं तो बच्चों वो लोग तो क्या रहेंगे? परेशान होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा और उनका समस्या का हल भी नहीं निकलेगा। इसके बाद बच्चों अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जहां बात करते हैं तो बच्चों तीन हमको दिमाग में लेवल्स आ जाती है। कौन कौन सी आती है बच्चों? सबसे पहली आती है टॉप लेवल, ऊपरी स्तर। कौन सा स्तर? ऊपरी स्तर। फिर आता है बच्चों मिडिल लेवल, मध्य स्तर। क्या बोलते हैं इसको? मध्य स्तर। तीसरा आता है बच्चों लोअर लेवल, निम्न स्तर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? निम्न स्तर। अब बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टॉप लेवल के बारे में। इसमें क्या आता है? ये ऊपरी स्तर होता है। इसके अंदर कौन आते हैं बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जनरल मैनेजर्स आते हैं, सीईओज आते हैं, है ना। इस तरीके से बच्चों वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी पॉलिसीज बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं और साथ ही साथ बच्चों वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पूरे काम के ऊपर नजर रखते हैं, सब चीज करते हैं ताकि क्या हो सके कि जो उनका लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, एक बड़ी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने का, तो उसको वो क्या कर सके? हासिल कर सके। उसके बाद आता है बच्चों मिडिल लेवल, मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होते हैं ना, अलग अलग हेड्स के क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप्स के क्या होते हैं बच्चों? मैनेजर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चों? वो क्या करते हैं? सारी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वो सारी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं और सारी चीजों को नियंत्रण करके रखते हैं। और वो एक और काम करते हैं बच्चों जो सबसे जरूरी है, क्या? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो मैनेज करके चलते हैं। क्योंकि देखो टॉप लेवल अपनी बात किसको बताएगा? मिडिल लेवल को, लोअर लेवल से रिलेटेड। और फिर मिडिल लेवल किसको कन्वे करेगा? लोअर लेवल को। और लोअर लेवल अपनी समस्या किसको बताएगा? मिडिल लेवल को, मध्य स्तर को। और मध्य स्तर ही जाके ऊपरी स्तर पे जाके उस समस्या को बताएगा कि वर्कर्स को ये परेशानी आ रही है। तो वो क्या करता है? एक मीडिएटर का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। अब आता है बच्चों लोअर लेवल, निम्न स्तर। इसमें कौन लोग आते हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इसके अंदर किन लोगों को गिना गया है? इसके अंदर हमने गिना गया है सुपरवाइजर्स को, साथ ही साथ कंट्रोल जो काम करते हैं, सुपरवाइजर्स को जो पूरे काम को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमने किसको रखा गया बच्चों? सुपरवाइजर्स को, जो कि क्या करते हैं? पूरे काम को कंट्रोल करते हैं, जो कि वो अपने लेबर से करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कंपनी के लेबर से वो पूरा काम को कंप्लीट करवाते हैं ताकि वो क्या कर सके? डेली वर्क को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर सके जो उनको समय दिया है उसके अंदर, और सारी चीजों को बराबर तरीके से क्या कर सके? अचीव कर सके, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य निश्चित करके एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सके। अब बच्चों में एक और चीज बताता हूँ, मैं इसमें से सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बच्चों, है ना। मैं इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी एग्जाम जो है ना बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है, तो मैं भी आपका ज्यादा समय वेस्टेज नहीं करना चाहता, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों मैं आपको इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। चलो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर के अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न बनना है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क से क्या समझते हो? डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक चीज को दो हिस्सों में बांट दे। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? एक चीज को दो हिस्सों में बांट देना। डिवीजन वर्क का मतलब क्या होता है? एक चीज को दो हिस्सों में बांट देना। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होगा बच्चों? डिवाइडिंग वर्क इन स्मॉल टास्क एंड अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज केपेबल इनफ टू परफॉर्म दैट जॉब, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ? पूरे काम को उन्होंने क्या करा? टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। क्या करा उनने?
टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। अब भैया टुकड़े टुकड़ों में उनने किस तरीके से बांटा पूरे काम को, उनने उसको छोटे छोटे टास्क बना के अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिए। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को पूरा सेल्स का काम दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूरा मार्केटिंग का काम दे दिया, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग डिपार्टमेंट को, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को पूरा उनका काम दे दिया, है ना, प्रोडक्शन का काम पूरा प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया। इस तरीके से उन्होंने काम को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मिडिल लेवल में। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके अंदर उनने उनसे रिलेटेड ट्रेन स्पेशलिस्ट रखे, उनको काम वही दिया गया जिसमें वो क्या है, बिल्कुल क्या है, डेवलपमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो क्या है बच्चों, पूरी तरीके से ट्रेंड है, उनको उस काम को करने में चुटकी में उनको वो काम करने में हो जाता है। उनसे क्या हो जाता है बच्चों, चुटकी बजाती है उनसे वो काम हो जाता है। वो उस तरीके से उस काम के अंदर क्या है, वो स्पेशलिटी रखते हैं। क्या रखते हैं, वो स्पेशलिटी रखते हैं। और वो केपेबल है बहुत ज्यादा कि वो काम को आसानी से कर लेंगे, कम से कम रिसोर्सेज में करेंगे, कम से कम पैसों में करेंगे, और एक बिजनेस को कम से कम रिसोर्सेज यूज करके उसको प्रॉफिट बनाने में मदद करेंगे बच्चों। दस इज लीड्स टू क्या होता है, इसी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क क्या मदद करता है, ये मदद करता है क्या करने में, ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ काम करता है, स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज को भी इंक्रीज कर देता है। क्योंकि अब जब हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कम से कम रॉ मटेरियल्स को यूज करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा भैया पैसा अर्न होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भैया प्रॉफिट को ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा। तो उस वजह से क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है और अपने आप को मार्केट में सरवाइव कर पाता है। अब बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। अब हम किस चीज के बारे में बात करने वाले, कंपोनेंट्स, किससे रिलेटेड, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड के ऊपर बात करने वाले हैं। जो हमारे बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है ना, इंटरनल मतलब अंदर, इंटरनल मतलब अंदर, इनसाइड अंदर, है ना, अंदर का जो एनवायरनमेंट रहता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या चीजें आती है बच्चों, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं बिजनेस के इनसाइड के। कहाँ के बच्चों, बिजनेस के इनसाइड के। किस तरीके की चीजें इंक्लूड होती है, वैल्यू सिस्टम, विजन, मिशन, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एम्प्लॉइज, और साथ ही साथ कंपनी की इमेज, गुडविल, जो कि क्या करते हैं, पूरी तरीके से इफेक्ट करता है कि बिजनेस को किस तरीके से काम करना चाहिए बच्चों। अब देखो सबसे पहली बात तो क्या होना है, आपका विजन सेटअप होना चाहिए कि मुझे कहां तक पहुंचना है ना, तो वो किसका सेटअप होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मिशन किसका होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि मुझे यहाँ तक तो किसी भी हालत में मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, ये तो मेरा मिशन है, मुझे इस पे काम करना ही करना है। अब वहां पे उसके बाद उसका क्या देखा जाएगा, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखा जाएगा कि भैया वहां पे कोऑर्डिनेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन जो एसेंस होता है ना वो कितना यूज हो रहा है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। एम्प्लॉइज वो कितने फ्रेंडली है, कितनी एक दूसरे की मदद करती है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, सब चीजों के बारे में देखा जाएगा। और साथ ही साथ आखिरी में क्या देखा जाएगा, कंपनी की इमेज, गुडविल, कंपनी ने अपनी किस तरीके की इमेज बना रखी है बाजार में, कंपनी की कैसी इमेज बनी है बाजार के अंदर, अच्छी है या बुरी है, वो सारी चीजें अफेक्ट डालती है बिजनेस के काम करने के तरीके में, बिजनेस को चलाने के तरीके में। तो ये होता है बच्चों कंपोनेंट्स जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कहलाते हैं बच्चों। अब हम बच्चों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्या है बच्चों, वो है वो है बच्चों क्या है अगला प्रश्न हमारा, वो है बच्चों क्या, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब दो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, पहला तो है बच्चों प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, सबसे पहला क्या है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, दिशा देना, कि हमको किस दिशा में जाना है, कि हमको किस दिशा में जाना है। डायरेक्शन वर्ड का मतलब क्या आता है बच्चों, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है। प्लानिंग प्रोवाइड्स, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, क्लियर डायरेक्शन, क्या प्रोवाइड करता है वो, क्लियर डायरेक्शन देता है, सीधी सीधी क्लियर तरीके से क्या करता है वो दिशा देता है सारे मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, सारे मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि भैया बिजनेस जो हम काम कर रहे हैं जिस बिजनेस के अंदर
उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसको किस दिशा में काम करना है और उसको कितना बड़ा बनना है। तो वो सारी चीजें अगर प्लानिंग पहले से ही करके रखेगा, उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम को पूरा करना है, किस दिशा में काम करना है, यूनिटी में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सब डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग के अंदर। दूसरा आता है बच्चों रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, जो भी सडनली कोई भी चीज हो जाती है ना बच्चों, तो वो सारी चीजें कहाँ में पार्ट आती है, अनसर्टेनिटी का पार्ट होती है बच्चों। तो प्लानिंग क्या करता है, ये अनसर्टेनिटीज जो फ्यूचर में होने वाली है उनको क्या कर देता है बच्चों, पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। जो भी रिस्क आने वाली है बिजनेस के अंदर है ना, उनको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बच्चों पहले से हम प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमको ये करना है, ऐसा कुछ हुआ तो हमको ये करना है, ऐसा कुछ हुआ तो हमको ये करना है। तो हमने पहले से अगर उस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में सोच रखा है, तो जब वो चीज हमारे साथ घटित होगी, जब वो चीज हमारे ऊपर बीतेगी, तो क्या होगा बच्चों, हम बिल्कुल उसको कामली और अच्छे तरीके से उसको उससे निपट लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से, शांति से, बिना कुछ करे हम उससे निपट लेंगे। हम उसको देख के घबराएंगे नहीं बच्चों, क्या करेंगे, हम उसको चीज को देख के घबराएंगे नहीं कि अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा नहीं होता बच्चों। हम उस चीज से क्या करेंगे, शांति से, आराम से उस चीज से क्या करेंगे, निपट लेंगे। तो ये क्या करता है, सारी जो ऐसी अनसर्टेनिटीज आती है ना, उन सब चीजों को क्या कर देता है, प्लानिंग रिड्यूस कर देता है बच्चों। बच्चों अभी है ना पीडीएफ के अंदर हमने क्या करा है, बाकी सारे क्वेश्चंस को मेंशन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं बच्चों। तो आप वहां जाके क्या कर सकते हो बच्चों, सारी चीजों को देख सकते हो, सारी चीजों को पढ़ सकते हो, और जो भी समस्या लगे बच्चों वो आप अपने मलय सर से पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, मलय सर से पूछ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आता है बच्चों राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या आता है बच्चों, राइट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पहला टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन। हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, स्पेशलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपकी क्या है, खूबी है, उसके अंदर आपकी क्या है, सबसे ज्यादा आपकी क्या है, खासियत है। क्या है बच्चों, उसके अंदर आपकी खासियत है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, खासियत, आपकी उस चीज के अंदर कितनी खासियत है ना। तो वर्क उसी तरीके से डिवाइड करा जाता है लोगों के बीच में कि हर कोई उसके अंदर क्या हो, एक्सपर्ट हो उनके काम के अंदर, ताकि वो क्या करेंगे, और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करके देंगे, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे। तो इससे किसको फायदा मिलेगा बच्चों, बिजनेस को ही फायदा मिलेगा ना। अब जैसे बच्चों दो लोग थे एक्स और वाई, एक्स और वाई, कौन थे बच्चों, एक्स और वाई। एक्स जो था ना वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन था, किस चीज का, है ना, एक्स जो था वो क्या था, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन का, किस चीज का, मार्केटिंग का। किस चीज में था वो बच्चों, मार्केटिंग में एक स्पेशलाइज्ड पर्सन था। और वाई जो था ना वो किस चीज में स्पेशलाइजेशन रखता था, सेल्स के अंदर। तो बच्चों अगर हम इनको क्या करेंगे, इन्हीं का ही काम देंगे, तो ये इसके अंदर हमको क्या देंगे, बेटर से बेटर आउटपुट निकाल के देंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे, कम से कम रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे, कम से कम चीजों का उपयोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चा कम होगा और इनकम बढ़ जाएगी बच्चों। तो है ना, स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ में आया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं किस चीज की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ, क्लियर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। हर किसी को क्लियरली ये पता होना चाहिए कि उनको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उनको कौन गाइड करेगा, कौन उनका लीडर होगा, उनको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों, पहले से ही अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, सीधे सीधे वो उन्हीं से जाके पूछेंगे अगर उनको कोई समस्या आएंगी, और वो अपने काम को पूरी तरीके से समय के अनुसार पूरा करके देंगे बच्चों। वैसे अगर जैसे बच्चों आपको स्कूल के अंदर कोई काम मिलता है, प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, तो टीचर्स वगैरह क्या करती है बच्चों, आपको सारी चीजें बताती है, आपको टीचर्स भी असाइन हो जाती है कि इस सब्जेक्ट के अगर कोई समस्या है तो इन टीचर से जाके मिलो, इस सब्जेक्ट में कोई समस्या है तो इन टीचर से जाके मिलो। तो क्या होता है बच्चों, अगर आपको जब पहले से सारी चीजें पता है कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी टीचर हमको मदद करने
वाली है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टीचर हमको मदद करने वाली है, तो आप सीधे उनके पास जाओगे और उनसे बात करके सारी चीजें अपनी खत्म कर लोगे। आपको किस तरीके से काम करना अगर पहले से पता होगा तो आप समय अनुसार उस काम को पूर्ण भी कर दोगे। उसी तरीके से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोगों को पहले से ही पता होगा, जो एम्प्लॉइज है ना, लोग मतलब कौन, एम्प्लॉइज, उनको अगर पहले से ही पता होगा कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है और कौन उनको लीडरशिप में गाइड करेगा, तो क्या करेंगे, वो उन्हीं से बात करके अपने काम को समय अनुसार पूर्ण करके दे देंगे बच्चों। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा, अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, रिक्रूटमेंट शब्द का मतलब होता है बच्चों भर्ती। क्या होता है बच्चों, भर्ती, भर्ती। समझ में आया, रिक्रूटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, भर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट को हिंदी में, भर्ती बोलते हैं। रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है बच्चों, पॉजिटिव प्रोसेस है। इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली जगह है, खाली पोस्ट है, उसके लिए आए और उसके लिए क्या करे, अप्लाई करे, उसके लिए क्या करे, अप्लाई करे, है ना। तो ये काम कौन करवाता है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है ना, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और हमारे यहाँ पे जो खाली जगह है उनके लिए अप्लाई करे। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है इनवाइटिंग पीपल टू कम। इट इज अ प्रोसेस of inviting people to come and apply for the vacant jobs in your company। जो भी खाली जगह है आपके कंपनी के अंदर, जो भी खाली जगह है आपकी कंपनी के अंदर, उसके लिए लोगों को इनवाइट करना कि वो आए और उस जगह के लिए अप्लाई करें। समझ में आया बच्चों ये सारी चीजें। और बच्चों वैसे ही मैं वापिस से आपको रिपीट कर देता हूँ कि सारी चीजें जो है ना बच्चों आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है, एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर्स के साथ। तो बच्चों ये मेरा होमवर्क समझ के आप पढ़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, बिना समय गंवाए, बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ लेना बच्चों। नहीं तो क्या होगा बच्चों, आप ही को समस्या आने वाली अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में ना वो इसी में से कंप्लीट करे गए हैं, इसी में से हमने लिए गए हैं बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। स्टेट एनी टू इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हमको क्या करना है, दो इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करनी है कंट्रोलिंग से रिलेटेड। कंट्रोलिंग मतलब क्या रखना भैया, नजर रखना कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है, सब बराबर अपना काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कर रहे हैं और काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सब चीजें किस में आती है बच्चों, कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आती है, कंट्रोलिंग के अंदर आती है ना। तो दो इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कंट्रोलिंग की। एक सबसे पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, है ना। कंट्रोलिंग क्या करता है बच्चों, जो भी वेस्टेज होता है उसको स्टॉप करता है। कंट्रोलिंग क्या करता है, जो भी वेस्टेज होता है ना, उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। जैसे वेस्टेज किन चीजों का होता है बच्चों, सबसे पहले तो मटेरियल्स का होता है ना। दूसरी चीज आती है बच्चों क्या, समय का होता है। तीसरी चीज आती है रिसोर्सेज का होता है ना। तो वो इन सब चीज में ये ध्यान रखता है कि भैया हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से इस तरीके से करें कि हमारा कम से कम क्या हो, वेस्टेज हो, कम से कम क्या हो हमारा वेस्टेज हो, और हम वो काम को किस तरीके से कंप्लीट कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए। किस तरीके से कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए बच्चों। तो ये चीज समझ में आई बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज के ऊपर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है बच्चों, इसको तो सबसे पहले मैं आपके स्कूल पे लेके चलता हूँ बच्चों, वहीं के मैनेजमेंट से बात करते हैं सबसे पहले चल के, तो आपको मजा भी आएगा, वहां से जल्दी समझ में भी आ जाएगा बच्चों। तो डिसिप्लिन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना और टाइम के हिसाब से पूरे काम को करके देना। जैसे बच्चों आप सुबह उठते हो जल्दी, आपका समय निश्चित है स्कूल का कि इतने बजे स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, तो आपको उस समय से पहले क्या करना पड़ता है, स्कूल पहुंचना पड़ता है कि नहीं पहुंचना पड़ता है ना। तो आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है ना, कि आपको समय अनुसार स्कूल पहुंचना है। स्कूल में फिर आपकी प्रेयर होती है टाइम टू टाइम, उसके बाद पीरियड्स चलते हैं टाइम टू टाइम, रिसेस होती है। तो आपको हर चीज डिसिप्लिन में करनी
पड़ती है और हर चीज आपको टीचर से पूछ पूछ के करनी पड़ती है। अगर आपको बाहर भी जाना है, वाटर बॉटल भरने या वॉशरूम, तो आपको पूछ के जाना पड़ता है बच्चों। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है बच्चों? डिसिप्लिन का ही पार्ट है ना। उसी तरीके से अगर बिजनेस के अंदर बात करी जाए तो बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, डिसिप्लिन को हमको फॉलो करना पड़ता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों करना पड़ता है बच्चों? ताकि सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से चल सके, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चल सके। समझ में आया बच्चों? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आए कंट्रोलिंग के। ये बच्चों 3 मार्क्स में भी आ सकता है ना। इसको तो फिर आप है ना उस हिसाब से लिखना, इसके अंदर थोड़े पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना बच्चों, है ना। अब बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला क्वेश्चन वो क्या है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? ये वो डिसीजन है बच्चों जो रिलेट करता है कि हमको कब और कहां कितना इन्वेस्ट करना है फंड्स का बिजनेस के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, कम से कम रिस्क को उठा के, कम से कम रिस्क को उठा के। तो ये मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो बच्चों अब हम बढ़ने वाले हमारे कौन से प्रश्नों की तरफ? 3 मार्क्स के प्रश्नों की तरफ। अब हमारा पहला चैप्टर वापस से आ गया बच्चों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर बच्चों अब हम कौन सा प्रश्न पढ़ने वाले हैं, हम देख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों, स्टेट द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन शब्द का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, एसेंस होता है मैनेजमेंट का। जैसे कि बच्चों समझो जरा, जब हम खाना खाते हैं तो अगर उसमें नमक नहीं होगा तो क्या उसके अंदर टेस्ट आएगा? क्या उसके अंदर मजा आएगा खाने का? नहीं आएगा ना। उसी तरीके से बच्चों, अगर जब तक मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नाम का नमक नहीं डला होगा, जब तक हमको मैनेजमेंट में मजा नहीं आएगा, जब तक हमको काम करने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या लेके आता है? सारी एक्टिविटीज को, सारे लेवल्स की मैनेजमेंट के, सबको क्या लेके आता है? साथ में लेके आता है, ताकि वो काम कर सके क्या क्या, एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली। वो क्या करता है? सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एकजुट करके एक साथ काम करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है, ताकि वो काम को किस तरीके से कर सके, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो सारे काम को पूर्ण कर सके बच्चों। अब हम पढ़ने वाले क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला क्या आता है बच्चों? इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब पता है ना क्या करना है ना? पता है कि नहीं पता है? अपन ने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर, ध्यान है कि ध्यान है? ध्यान है ना बच्चों? चलो, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हेल्प करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके एम्प्लॉइज को, ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके, अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अचीविंग द लक्ष्य ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा एम है, गोल है, लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम क्या कर सके, पूरी तरीके से प्राप्त कर सके, पूरी तरीके से उसको हम क्या कर सके, अचीव कर सके, है ना। वो किस चीज में, कोऑर्डिनेशन किस चीज में मदद करता है? सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एम्प्लॉइज को एकजुट होकर काम करने में मदद करता है, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने में मदद कर सके। दूसरा आता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, है ना। अब देखो हर कोई क्या करता है ना, काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी के साथ। किसके साथ क्या काम करता है बच्चों? सब लोग हार्मनी के साथ काम करते हैं। रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपर्ली एंड वर्क गेट्स डन फास्टर एंड बेटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एफिशिएंसी शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम करना, कम से कम समय लेके और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना, है ना। मतलब कम से कम चीजों का उपयोग करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मतलब आउटपुट को प्रोड्यूस करना, उसका मतलब होता है इंप्रूव एफिशिएंसी। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे अगले
पॉइंट की तरफ। बूस्ट टीम वर्क, वो क्या करता है, एकदम से बूस्ट कर देता है किस चीज को बच्चों, टीम वर्क को। किस चीज को बूस्ट कर देता है बच्चों, टीम वर्क को, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक गुड हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करता है अमंग द एम्प्लॉइज, है ना। क्या करता है वो, हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज करके रखता है किसके बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में, और उनको इनकरेज करता है कि भैया एक दूसरे के साथ मिलजुल के पूरे काम को करो, ताकि उससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी और आपकी जो टीम स्पिरिट की जो स्किल्स है वो क्या होगी बच्चों, इंप्रूव होगी। क्या होगी बच्चों, इंप्रूव होगी। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बिल्ड करता है सारे गुड रिलेशंस को, है ना, अमंग एम्प्लॉइज, है ना, और उनको इनकरेज करता है कि वो कॉपरेशन के साथ काम करे, ताकि वो अपनी किस चीज को इंप्रूव कर ले, एफिशिएंसी को और टीम स्पिरिट को। अब बढ़ते बच्चों हमारे अगले प्रश्न की तरफ, है ना बच्चों। उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताने वाला हूं बच्चों। अभी क्या है ना बच्चों, हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में क्या कर रखा है, बाकी सारे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके दिया है, जिसमें हमने उसके सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सब चीज को डिस्कस किया है। उसके अंदर सारी चीज को आपको प्रेजेंट करा के दिया है, क्योंकि बच्चों अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके और डीपली उसके ऊपर बात कर सके, है ना बच्चों। तो ये क्या होगा, आपको वहां पे मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ वहां पे दिक्कत हो तो आपके मल्ले सर तो है ही सही बच्चों, उनसे आके आप पूछ सकते हो बच्चों। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, explain any three principles of scientific management given by F.W. Taylor। अब हम क्या करने वाले, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि किसने दिए हैं भैया, F.W. टेलर ने दिए हैं। अब F.W. टेलर के बारे में तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने अभी पिछले कुछ महीनों में जब तैयारी करी होगी तो आपने चैप्टर 2 में इसके बारे में तो पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो टेलर का मतलब जो गोल था, जो लक्ष्य था उनका क्या था, इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। फर्म की जो है, मतलब जो एक इंडस्ट्री होती है, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी जो है ना एफिशिएंसी को बढ़ाना, वो उनका लक्ष्य था, वो उनका उद्देश्य था, है ना। अब जो प्रिंसिपल्स उनने दिए हैं, टेलर ने जो रिप्रेजेंट करे प्रिंसिपल्स को, अब हम उनको पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, ये वाले प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे, है ना। मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो लिंक बना के रखते हैं किनके बीच में, जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लिंक बना के रखते हैं किसके बीच में बच्चों, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में। जैसे कि बच्चों मैंने जब आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब मैंने आपको वहां पे जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब मैंने वहां पे आपको मिडिल लेवल, जो मध्य स्तर था, उसको जब मैंने आपको समझाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मिडिल लेवल होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मध्य स्तर में मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो ही क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। लोअर लेवल निम्न स्तर जो इसमें आते हैं वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, और ऊपरी स्तर टॉप लेवल जिसमें आते हैं ओनर्स, उन दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं बच्चों, है ना। तो वर्कर्स को क्या करना पड़ता है बच्चों, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं किनसे, मैनेजर से, और मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन थ्रू वर्कर्स, है ना। वर्कर्स को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, मैनेजर्स देते हैं कि भैया क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो सब चीजें कौन बताता है बच्चों, मैनेजर्स उनको बताते हैं। और मैनेजर्स ये भी उनसे मतलब क्या करते हैं, उनको टारगेट देते हैं, उनको सारी चीजें देते हैं, क्या क्यों देते हैं बच्चों, ताकि वो काम को पूरा कर सके दिए गए समय अनुसार, है ना बच्चों। और टेलर ये चीज का भी ध्यान रख के उन्होंने ये बनाया था प्रिंसिपल कि जो हार्मनी है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सके बच्चों। अब हम बढ़ते हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भैया इसके अंदर अकेला ये कोई काम नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भैया मैं अकेला हूं, मैं काम कर लूंगा, ये चीज होती है क्या इसके अंदर,
नहीं, इसके अंदर आपको सब लोगों की एक सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो क्या वो अकेले हो पाएगी क्या बच्चों, नहीं हो पाएगी ना, तो उसको हमको किसके साथ करना पड़ेगा, कॉपरेशन के साथ करना पड़ेगा। हमको हमारे जो मेंबर्स है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स है, या जो हमारे साथ काम करने वाले जो भी कर्मचारी है ना, जो भी मतलब एम्प्लॉइज है, उनके साथ मिलजुल कर, उनके साथ कोऑपरेट करके हमको उस काम को पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, लेबर और मैनेजमेंट को एक दूसरे के बीच में क्या बना के रखना पड़ता है, कॉपरेशन बना के रखना पड़ता है पूर्ण रूप से, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से सारे काम को, है ना, सफल तरीके से पूरा कर सके, है ना। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये क्या करता है, जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल हमने ऊपर पढ़ा था, ये उसी चीज को और अच्छे तरीके से क्या करता है, हाईलाइट करता है, उसी चीज को क्या करता है, उसी चीज से ये रिलेटेड होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से, है ना। तो क्या होता है, इसके अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स को कोऑपरेट करना पड़ता है साथ में काम करने के लिए, है ना, है ना। और इससे क्या होता है ना, जब ये चीज क्रिएट हो जाती है वर्कर्स और मैनेजमेंट के अंदर की, वो एकजुट होकर काम करना चालू कर देते, तो वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, कि कम से कम रिसोर्सेज में वो ज्यादा से ज्यादा हमको आउटपुट निकाल के देते हैं। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है बच्चों, वो क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है बच्चों, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन जो है ना, वो ऐसी टेक्निक है, क्या है बच्चों, वो टेक्निक है, क्या है वो, टेक्निक है, जो फोकस किसके ऊपर करती है ना, फोकस किसके ऊपर करते हैं, कि जो चेंजेस आते हैं वर्कर्स के अंदर। आज देखो देखो पुराने जमाने में जो वर्कर्स थे, वो किस तरीके से काम करते थे, और उनकी मेंटल, उस टाइम पे जो उनका सोचने का तरीका था, वो किस तरीके का था, है ना। और आज के टाइम के जो वर्कर्स है और उनके सोचने का जो तरीका है, वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो उनका क्या हो गया बच्चों, जो चेंजेस उनके अंदर आए, उनके एटीट्यूड के अंदर, है ना, वर्कर्स और मैनेजमेंट के एक दूसरे की तरफ, है ना, तो वो सब चीजें क्या हो जाती है बच्चों, है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए बच्चों, ताकि जाके वो क्या है ना, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य जो वो इंक्रीज करना चाहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा बच्चों, अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या हो गया, उनका एटीट्यूड अगर कहीं पे क्लैश हो गया, है ना, अगर उन दोनों की अगर प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा बच्चों, सब चीजें क्या होगा, लॉसेस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी बच्चों, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, कि बिना कॉपरेशन के, बिना मतलब वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, उसको पूर्ण रूप से कर पाएंगे, उसको पूर्ण रूप से सफल कर पाएंगे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की तरफ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब जो भी बच्चों आपको काम मिल रहा है ना, आपको काम मिल रहा है, तो उसमें आपको एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको एक अपना अलग से मतलब बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, एक अलग से छाप रखनी पड़ेगी, है ना, कि अगर जो लोग सारे काम कर रहे हैं, आप भी अगर उसी तरीके से काम करोगे, तो आप दूसरों से अलग कैसे हो, आप दूसरों से खास कैसे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बताओगे बच्चों, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझ में आया बच्चों, समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, कि मतलब अपना एक इस तरीके से छाप छोड़ना बच्चों, कि भैया, कि मेरे को तो इन्हीं इंसान से ये काम करवाना है, दूसरे किसी से नहीं करवाऊंगा मैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर इस तरीके से आपके बारे में बोलना चाहिए, तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, कि भैया जो भी हमको कठिन से कठिन काम मिला गया है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी हमको काम मिला गया है, उसको हमको क्या करना है, इस तरीके से बांटना है, इस तरीके से सिंपल और छोटा बनाना है, कि उसको हम क्या कर सके, मतलब फटाफट फटाफट उसको खत्म कर सके, लोगों को मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको दे सके, और वो जल्दी से जल्दी हमको करके दे दे। यही काम होता है किनका, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, जो कि एक्सपर्ट होते हैं इस काम के अंदर। उनको टॉप लेवल से बहुत डिफिकल्ट टास्क मिलते हैं बच्चों पूरा करने के लिए, लेकिन वो उसको इतना सिंपल, इतना छोटा बना देते हैं,
ताकि वो काम क्या होता है समय के अनुसार पूर्ण हो जाए और वो सब चीजें हो जाए। तो वो चीजें कब पॉसिबल है, जब आप उस चीज के अंदर क्या रखते हो, अपना स्पेशलाइजेशन रखते हो, अपना एक्सपर्टीज रखते हो, है ना बच्चों। तो इससे क्या होता है ना, बिजनेस के अंदर क्या होता है ना, आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो डे बाय डे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होते जाती है, और आप और अच्छे तरीके से अपने आप को क्या कर पाती हो, पॉलिश कर पाते हो। इसलिए आपको जितना डिफिकल्ट टास्क मिल रहा है उतना खुश हो जाओ भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उससे क्या हो रही है, आप ही के ऊपर क्या हो रही है, आपका ही डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ही ग्रोथ हो रही है, आपकी ही पॉलिश हो रही है उस चीज के अंदर, है ना बच्चों। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है What is meant by planning? Explain any three features of planning. प्लानिंग क्या होता है बच्चों, प्लानिंग डिसाइड कर देता है एडवांस में ही, है ना। प्लानिंग क्या करता है, एडवांस में ही हमको बता देता है कि हमको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कब करना है, और किसको ये काम पूरा करके देना है। वो सब चीजें पहले से ही निश्चित हो जाती है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। ये जो गैप्स होती है ना उनको भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कल हम कहाँ खड़े होने वाले हैं। उन पूरे समय के बीच का जो गैप पीरियड होता है, प्लानिंग उस चीज को खत्म कर देता है। जैसे बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आज आपने पूरी पढ़ाई करी या नहीं पढ़ पाए, जो भी कारण होगा, आप क्या करते हो, अगले दिन का पहले से प्लान बनाते हो कि मुझे ये चीज इतने समय में करनी है, ये चीज इतने समय में करनी है, ये चीज इतने समय में करनी है। क्यों बनाते हो बच्चों, ताकि आप क्या कर सको, पूर्ण रूप से उस चीज को सफल कर सको। चलो बच्चों, आज तो हमने ये चीज कर ली, लेकिन कल हमको उस चीज को पूरा भी तो करना पड़ेगा जो आज छूट गई है। तो ये जो गैप आती है ना बीच में, इसको फुलफिल कौन करता है बच्चों, प्लानिंग करता है। कौन करता है बच्चों, प्लानिंग करता है ना। प्लानिंग क्या होता है ना, वो हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में, कि हमको फ्यूचर में, भविष्य में किस तरीके से काम करना है, ताकि जो हमारा आज काम छूटा है या जो कुछ भी बच गया है, क्या जो हम कल करने वाले हैं, वो पहले से हम सारी चीजों को क्या कर लें, डिसाइड कर ले, समय के अनुसार निश्चित कर लें, ताकि हम क्या कर सके, उसको अच्छे से अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से उसको पूरा कर सके। अब हम बच्चों पढ़ने वाले किस चीज के बारे में, फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। सबसे पहला फीचर कौन सा आता है बच्चों, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, है ना। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए, आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। प्लानिंग क्या करता है ना, उसका लक्ष्य ही होता है कि आपका उद्देश्य क्या हो, निश्चित हो बच्चों, है ना। आपका उद्देश्य और लक्ष्य दोनों निश्चित होना चाहिए कि हमको कब क्या काम करना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अचीव कर सके, हमारे लक्ष्य को अचीव कर सके। क्या है लक्ष्य बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लक्ष्य होता है बच्चों कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य और उद्देश्य दोनों को निश्चित करना पड़ेगा। और वो किसकी मदद से होगा बच्चों, किसकी मदद से होगा, प्लानिंग की मदद से होगा। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है बच्चों, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट हर जगह काम आता है, उसी जगह से अगर आप देखोगे तो प्लानिंग भी क्या होगा, वो भी हर जगह काम आएगा, वो भी हर जगह ही रिक्वायर्ड हो जाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, चाहे वो फिर हमारा स्कूल ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, और चाहे फिर वो हमारा घर ही क्यों ना हो, हर जगह हम क्या करते हैं, प्लानिंग को यूज करते हैं। वैसे भैया ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करता है, चाहे वो फिर छोटा ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो बड़ा ही क्यों ना हो, हर जगह प्लानिंग लगता है। और इसको क्या करते हैं, हर लेवल्स पे यूज करा जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग जरूरी जरूरी लगता ही है बच्चों। क्या लगता है, जरूरी लगता है बच्चों ये प्लानिंग, है ना। अब हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, ये हमको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है,
मैनेजमेंट जैसे कंटिन्यूअसली रखता रहता है ना, वैसे प्लानिंग भी हमको कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है कि आज हमने ये किया तो कल हम क्या करेंगे, हमको पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो हमको प्लानिंग जो है ना वो हमारी क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, है ना। और ये क्या है ना, ये टाइम का वो चीज को निश्चित करती है। ये क्या करती है, हमारी टाइम की चीज को निश्चित करती है। अब हम क्या करते हैं प्लानिंग में, समय अनुसार सारी चीज को बांट लेते हैं। समय अनुसार हम क्या करते हैं, सारी चीजों को बांट लेते हैं, है ना। प्लान्स जो बनाते हैं हम, वो किस लिए बनाते हैं, है ना। प्लान जब तक बनाएंगे जब तक हमारी फर्म एग्जिस्ट करती है। प्लान्स हम क्यों बनाते हैं, प्लान्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम सारी जो भी हमारी अनसर्टेनिटीज है, रिस्क है, उन सब चीजों को हम क्या करें, रिड्यूस कर दे, है ना। और प्लान्स हम क्यों बनाते हैं बच्चों, ताकि जब तक बनाएंगे जब तक हमारी फर्म क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, प्लान कब तक बनाएंगे हम, जब तक हमारी फर्म क्या कर रही है बच्चों, एग्जिस्ट कर रही है। जब तक हमारी फर्म बंद नहीं हो जाती जब तक हम प्लानिंग जरूरी करेंगे ही सही बच्चों। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। अब प्लान्स जो होते हैं नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। प्लान्स को हमको किस चीज से बदलना पड़ता है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना बिजनेस एनवायरमेंट के, उनको ध्यान में रखते हुए हमको हमारी प्लानिंग को समय अनुसार बदलना पड़ता है। तो प्लानिंग जो है ना वो हमारी क्या है, एक डायनामिक एक्टिविटी है। डायनामिक एक्टिविटी है क्योंकि इसको हम क्या करना पड़ता है, समय अनुसार बार बार बदलना पड़ता है। चलो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अब हम इसके अंदर क्या है ना, मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता रहा था। पीडीएफ के बारे में क्या बता रहा था बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना हमने सारे क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स भी प्रेजेंट करे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा है, ताकि आपको क्या हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है, हमने सारी चीजें उसके अंदर हमने आपको निश्चित रूप से बताई है कि किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पॉइंट्स के कीवर्ड्स को याद करके लिखना है। हमने सारी चीजें उसके अंदर मेंशन करके दी है। और बच्चों ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये आपको ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ देखने को मिलेंगे, अपनी एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाएंगे बच्चों। चलो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न जो है ना वो कौन सा है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग शब्द का क्या मतलब होता है और डेवलपमेंट शब्द का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम उसके मतलब के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को तैयार करना, लोगों को क्या करना, तैयार करना, उनकी स्किल्स, उनका ज्ञान, उसको इम्प्रूव करना, उनको सिखाना कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हमको सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, उनको उन सब चीजों के लिए तैयार करने को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। और डेवलपमेंट के अंदर क्या होती है ना, उनको क्या करा जाता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उनको जिस पोस्ट पे वो आज है उनको उससे बड़ी पोस्ट मिलती है, उनका प्रमोशन होता है, उनको और ज्यादा डिफिकल्ट चीजें उनको हैंडल करने को मिलती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो वो जो पार्ट है ना, वो प्रोसेस जो है वो कौन सी है, डेवलपमेंट है ना। उनको फ्यूचर रोल्स और ड्यूटीज मिलती है, उनको और कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती हैं ताकि वो अपने आप को और ज्यादा पॉलिश कर सके, वो उनकी ग्रोथ बढ़े। वो जो पार्ट है वो किसका है, डेवलपमेंट का है। अब इसके ऊपर हम क्या किस चीज के ऊपर बात करेंगे, अगले पॉइंट के ऊपर, फोकस के ऊपर। अब हम अगले पॉइंट किसके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों, फोकस के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। तो ट्रेनिंग किस चीज के ऊपर फोकस डालती है कि भैया आज क्या काम मिला है और उनको हमको आज किस तरीके से करके देना है, हमको आज की हमारी जो परफॉर्मेंस हमने दी है हमको उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर कौन फोकस डालेगा बच्चों, ट्रेनिंग डालेगी। और जो डेवलपमेंट है वो क्या देखेगा, वो हमारा किस चीज के ऊपर फोकस डालता है, डेवलपमेंट, कि भैया मेरे को मेरी ओवरऑल ग्रोथ जो है, जो हमारी मेरी जो फ्यूचर में ग्रोथ जो हमको मुझे करनी है वो उस चीज के ऊपर ध्यान देगा, है ना। जो डेवलपमेंट है ना वो किस चीज के ऊपर फोकस डालता है,
फ्यूचर एंड ओवरऑल करियर ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज। वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा कि वो अपने पूरे ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगा कि भैया मुझे आगे और अपने आप में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आने, क्या क्या अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, सारे काम कर सकूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करेगा। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ड्यूरेशन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है ट्रेनिंग के अंदर, है ना? ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है पहले बच्चों ये बताओ, है ना? ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, है ना? और ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है, ट्रेनिंग के अंदर यूजुअली जो टाइम पीरियड होता है ना, वो कम समय का होता है ना? वो क्या होता है? कम समय का होता है ना? और डेवलपमेंट जो है ना, वो क्या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लंबी चलने वाली प्रोसेस है बच्चों, है ना? इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉइज क्या होंगे ट्रेनिंग के अंदर? ज्यादातर कौन लोग आएंगे बच्चों? लोअर लेवल में निम्न स्तर के लोग आते हैं, या फिर मध्य स्तर के लोग एम्प्लॉइज आते हैं बच्चों। इसके अंदर कौन से स्तर के एम्प्लॉइज आएंगे बच्चों ट्रेनिंग के अंदर? या तो बिल्कुल निम्न स्तर के, या फिर बच्चों मध्य स्तर के, है ना, एम्प्लॉइज आएंगे। और डेवलपमेंट में कौन आता है बच्चों? हाई लेवल, है ना, ऊपरी स्तर और सीनियर एम्प्लॉइज आते हैं बच्चों। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों? हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों? फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस। पहला मीनिंग क्या है बच्चों? इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इसका पहला पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या है? मीनिंग है बच्चों। क्या है वो? मीनिंग है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द मनी, इट रिफर्स टू द मनी इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, है ना? इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, जो होता है पैसा इन्वेस्ट, वो लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए होता है। किन के लिए होता है? लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए। कौन सी होती है बेटा लॉन्ग टर्म असेट्स? पहले तो ये बताओ। बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये होती है लॉन्ग टर्म असेट्स, जो एक बार खरीदी जाती है और उसको हम बार बार बदल नहीं सकते, उसको हम बार बार बदल नहीं सकते, हम उसको एक लंबे पीरियड के बाद बदलेंगे। वो होता है क्या? लॉन्ग टर्म असेट्स, है ना? तो फिक्स कैपिटल जो होती है ना बच्चों, वो कहाँ लगती है? लॉन्ग टर्म असेट्स में लगती है। और ऐसी एसेट्स, है ना, जो कि हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली सारी एसेट्स जो है ना, वो फिक्स कैपिटल का पार्ट होती है। और बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे डे टू डे जो खर्चे होते हैं ना, डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं, हर दिन के रोज जो हमारे जो हम खर्चे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे स्टेशनरी लाना, अगर अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ले तो बुक्स लेके आना, अदर अदर ऐसे जो छोटे मोटे जो खर्चे हम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। जैसे रेंट हो गया, ड्राइंग्स कर ली किसी ने क्या करा बच्चों, है ना, रेंट भर दिया, ड्राइंग्स कर ली, स्टेशनरी खरीद के ले आया, अब कुछ फर्नीचर का हिस्सा टूट गया तो उसको रिपेयर करा दिया। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगी बच्चों। जो हमारे रोज के रोज जो हमारे खर्चे होते हैं उनको मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो होता है वर्किंग कैपिटल का पार्ट। अब दूसरी चीज आती है बच्चों पर्पस। दूसरा पॉइंट क्या है? पर्पस। फिक्स कैपिटल का पर्पस है कि यूज टू परचेज फिक्स एसेट्स, यूज टू परचेज फिक्स एसेट। उसका सबसे पहला जो पर्पस है वो क्या है? फिक्स एसेट्स को परचेज करना। अब फिक्स एसेट्स कैसी बच्चों? लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, है ना? ये जो सारी जो चीजें है ना, वो बच्चों किस चीज का पार्ट है? फिक्स एसेट्स का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है बच्चों? फिक्स एसेट्स का पार्ट है। वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या है? वर्किंग कैपिटल का पर्पस क्या होता है बच्चों, है ना? उसका पर्पस क्या है? उसका लक्ष्य क्या है बच्चों? कि उसको सारे जो शॉर्ट टर्म जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, रेंट हो गया, हमारे स्टेशनरी का खर्चा हो गया, वो सारी चीजें जो है ना, वर्किंग कैपिटल का पर्पस है कि उन सारी चीजों को क्या करें? पूर्ण रूप से उसको हम यूज कर सके, उन सब चीजों का हम क्या कर सके? आराम से खर्चा कर सके। उसके लिए हमको क्या लगता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल लगता है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी चीज की तरफ, क्या है वो? ड्यूरेशन, है ना? ड्यूरेशन में क्या बात आती है? समय की बात आती है। ड्यूरेशन वर्ड से क्या समझ में आता है?
समय के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? समय, टाइम। किसके बारे में बात हो रही है? टाइम, समय के बारे में बात हो रही है। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिक्स कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। ये लंबे समय के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आता है फिक्स कैपिटल का पार्ट। एक साल से ज्यादा के लिए हमने किसी भी चीज में अगर हमारा निवेश किया है, मतलब हमने हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो फिक्स कैपिटल का पार्ट होगा। और किसी भी चीज के अंदर हमने अगर एक साल से कम के लिए हम उसके अंदर हमारा निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा वो बच्चों? वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। अब इनका नेचर कैसा होता है? जो फिक्स एसेट्स है उनको हम आसानी से कैश में नहीं बदल सकते, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल की जो चीजें होती है उसमें जो एसेट्स यूज करी जाती है उनको हम क्या करते हैं? आसानी से कैश में बदल लेते हैं। क्या करते हैं? उनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स कि भैया फिक्स कैपिटल में क्या आता है और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है। फिक्स कैपिटल में आता है बच्चों, देखो, फैक्ट्री, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है जो एक बार बिजनेस में खरीदी जाती है तो उसके ऊपर बार बार खर्चा नहीं करा जाता। वो सब चीजें होती है फिक्स कैपिटल का पार्ट। वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स क्या है? स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये जो सारी चीजें है ना, ये एक साल से कम की होती है बच्चों, और इसको क्या हो सकते हैं? हम आसानी से कैश में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको हम बार बार क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं चीजों को। फ्लक्चुएट हो जाती है चीजें बहुत आसानी से, इसलिए ये क्या है? ये एग्जांपल से वर्किंग कैपिटल के। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पूरी तरीके से हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। चलो बच्चों, हमने क्या करा है? पूरे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और इसके साथ ही साथ बच्चों में एक और चीज बताने वाला हूँ कि पीडीएफ में हमने सारी जो चीजें हैं, क्वेश्चंस जो है, पीडीएफ में हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको आसानी से पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों, और सारी चीजें मिल जाएगी, जिसको जाके बच्चों आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के, है ना, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। और इसमें हमने सारी चीजें डिटेल में दी है, क्योंकि अभी हम बच्चों सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बहुत सारा समय बीत जाएगा बच्चों, बहुत सारा समय, है ना, चले जाएगा बच्चों। तो फिर क्या होगा उसके अंदर, है ना, कि हमारे पास अभी इतना समय भी नहीं है और हम उन सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे बच्चों, है ना बच्चों। अब हम चलते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स बिगिन विद द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे 4 मार्क्स के प्रश्नों की तरफ। पहला चैप्टर जो आएगा बच्चों 4 मार्क्स के अंदर, वो कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला क्वेश्चन कौन सा देखेंगे बच्चों हम? इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बच्चों? गोल ओरिएंटेड। आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। आपको अपना उद्देश्य, लक्ष्य पहले से ही सब चीजें पता होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, है ना, और दीज गोल्स शुड बी क्लियर, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड इन नेचर। देखो बच्चों, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पहले से निश्चित होना चाहिए। जैसे बच्चों मैं आप लोगों की बात करूं, अब आपकी क्या है, कुछ महीनों बाद अभी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, और अभी अर्धवार्षिक परीक्षा तो कुछ ही दिनों में आने वाली है ना, और वो तो कुछ महीनों में आने वाली है। तो आपने क्या कर रखा है? पहले से सारी चीजों के लिए अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य निश्चित कर रखा है। अब किसी का लक्ष्य होगा कि भैया मुझे तो 99% लाने, किसी का लक्ष्य है कि मुझे 85% लाने, किसी का लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ 80% लाने, या किसी का लक्ष्य मुझे 75% लाने। तो उसका गोल क्या है? पहले से निश्चित है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, कितना करके मुझको मेरा आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना। तो वो सारी चीजें जब पहले से निश्चित है, क्या है? पहले से निश्चित है, क्लियर है वो उस चीज को लेके, वो उस चीज को मेजर करके रख रहा है कि मुझे कितना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कितना क्या करना पड़ेगा,
और कितना समय मेरे को उस चीज को देना पड़ेगा ताकि मैं अपने लक्ष्य अपने उद्देश्य को क्या कर सकूं बच्चों, प्राप्त कर सकूं। दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, परवेसिव। परवेसिव क्या है, मैनेजमेंट जो है ना वो परवेसिव भी है और यूनिवर्सल भी है नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि ये तो सब जगह लगता है बच्चों। क्या लगता है, ये सब जगह लगता है बच्चों, चाहे वो फिर हमारा स्कूल ही क्यों ना हो, अस्पताल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो बच्चों हमारा घर ही क्यों ना हो, सब जगह मैनेजमेंट लगता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है मैनेजमेंट की, है ना, चाहे वो फिर कैसा ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत छोटा हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या रहेगा बच्चों, मैनेजमेंट की जरूरत रहेगी ही रहेगी। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, कौन सा है वो बच्चों, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल होता है कि हमको क्या करना है, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है ताकि उससे क्या हो, बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि जब हम सारी चीजों को प्रॉपरली यूज करेंगे, सब चीज करेंगे, तो भैया क्या होगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी, सब चीज होगी, तो हमको तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि क्यों मजा आएगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और जब बिजनेस की ग्रोथ होती है तो साथ ही साथ बच्चों हमारी भी ग्रोथ होती है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, है ना, हेल्प करता है टू पूल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ men and material toward achievement of common goal। मतलब जो इंसान है और जो मटेरियल्स है उन सबको बराबर अच्छी तरीके से कम रिसोर्सेज के साथ यूसेज करना उन चीजों का, ताकि उससे हमारा जो गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम अचीव कर सके। अब बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। मैनेजमेंट क्या है बच्चों, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। मैनेजमेंट जो है ना एक समय पे करने के बाद खत्म नहीं हो जाता, ये कंटिन्यूएशन में चलता ही रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम टास्क, ये क्या है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजर्स इसको हर समय इसको करते ही रहते हैं। जैसे हमारी मम्मी है घर में, हर समय मैनेजमेंट को चलाती ही रहती है ना, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके उस चीज को कंप्लीट करती है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, हर लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके मैनेजिंग करके सारी चीजों की उसको प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। और एक और बच्चों, मैनेजमेंट क्या है ना, तीनों लेवल्स में लगता है, चाहे वो ऊपरी स्तर हो, चाहे वो मध्य स्तर हो, चाहे वो निम्न स्तर हो, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हमारा क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है बच्चों। चलो बच्चों, अब इसके बाद में आपको एक चीज बताने वाला था, आपको सारे जो प्रश्न है बच्चों वो कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में नीचे अवेलेबल कराए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां जाके सारे आंसर्स को पढ़ सकते हो, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, तो आप वहां जाके उन सारी चीजों को समझ सकते हो बच्चों, है ना। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है बच्चों कि हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ सके, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे आप उसमें जाके आप क्या करो, उसके अंदर जाके आप वहां से सारी चीजों को पढ़ो, और अगर कुछ समस्या लगे तो बच्चों आपके मलय सर तो है ही सही बच्चों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटेड बाय टेलर या मेड बाय टेलर। जो टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि हमको कितने प्रिंसिपल्स लिखने हैं 4 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, अब पहला कौन सा आता है बच्चों, डिसिप्लिन। ये तो बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, कि जो भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल्ड मतलब सारी चीजें पता होनी चाहिए, उनको सब चीज के साथ अवेयर होना चाहिए। चाहे वो हमारे उद्देश्य क्यों ना हो, चाहे वो हमारे रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशंस प्रोसीजर कुछ भी हो बच्चों, सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, कैसे उसके अंदर काम करा जाता है, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। और आपको जो है ना उसकी क्लियर तरीके से सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको एग्रीमेंट भी सारी चीजें लिख के देते हैं बच्चों, है ना। क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं, अगर आप कुछ गलत कर दोगे, अगर समय पे नहीं आओगे या फिर आप कुछ गलत चीज करोगे, इनफॉर्मल अपना नेचर रखोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या होगा बच्चों, उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया
जाएगा, है ना। और वो वायलेशन का केस होता है कि आपने कोई रूल को ब्रेक किया है। जैसे स्कूल में ले लो बच्चों, स्कूल में लेट जाओगे तो क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलती है ना, मिलती है कि नहीं मिलती है, पनिशमेंट मिलती है ना। क्यों मिलती है बच्चों, इसलिए मिलती है क्योंकि आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, स्कूल के रूल्स को, नियमों को क्या करा आपने, उनका उल्लंघन किया है बच्चों, इसलिए वो चीज क्या हो जाती है बच्चों, पनिशेबल हो जाती है। वैसी मैनेजमेंट है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके रखेंगे एम्प्लॉइज तो क्या होगा बच्चों, उनको भी क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। अब उनको पनिशमेंट अलग तरीके से मिल सकती है ना, कि उनको उसमें उनका उस दिन का सैलरी कट होगा या कुछ चीज होगी, है ना, या फिर उनको क्या होगा, डिफेम किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी, वो सारी चीजें होती है बच्चों, है ना। उसके बाद आता है रिम्यूनरेशन, क्या आता है बच्चों, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन वर्ड से क्या मतलब आता है बच्चों, वेतन। रिम्यूनरेशन वर्ड का हिंदी में मतलब क्या होता है बच्चों, वेतन। क्या होता है, वेतन, है ना। जो रिम्यूनरेशन, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको जो रिम्यूनरेशन मिलता है, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको उसके लिए क्या मिलता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलता है। तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, और क्या चीज होनी चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। अब जैसे दो एक एम्प्लॉइज थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्स और वाई, क्या थे बच्चों, दो ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों कौन थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एम्प्लॉइज थे, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई दो एम्प्लॉइज थे और वो दोनों सेम पोजीशन पे थे, एक्स और वाई दो एम्प्लॉइज थे और वो दोनों क्या थे, सेम पोजीशन पे थे। लेकिन अगर उन्हें एक की सैलरी 10,000 रख दी और दूसरे की सैलरी क्या करी, 20,000 रख दी, तो क्या ये बराबर है क्या बच्चों, क्या ये इक्विटेबल है क्या, और दोनों को सेम ही काम दिया हुआ है, सब चीज दी हुई, तो क्या फिर ये फेयर डिसीजन होगा क्या, नहीं ना बच्चों, ये फेयर डिसीजन नहीं होगा, ये फेयर डिसीजन नहीं होगा। अगर उन्होंने काम एक जैसा दे रखा है, सारी चीजें एक जैसी दे रखी है, तो उनको हमको सैलरी भी एक जैसी देनी पड़ेगी, रिम्यूनरेशन भी एक जैसा देना पड़ेगा, वेतन भी एक जैसा देना पड़ेगा बच्चों। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की तरफ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, एक लीडर, है ना, और उसके सारे एफर्ट्स के थ्रू, मतलब एक लीडर होता है और उसके अंतर्गत सब एक ही दिशा में सब लोग काम करते हैं। एक लीडर होता है जो सारे एम्प्लॉयज को गाइड करेगा और एक ही दिशा में सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे, एक ही अपना उद्देश्य को निश्चित करके, एक ही लक्ष्य को निश्चित करके वो सारे लोग क्या करेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे। ये मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का बच्चों, समझ में आया। अब आता है सेंट्रलाइजेशन, कौन सा प्रिंसिपल आता है बच्चों, सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि इसके अंदर जो मैसेज होगा ना, वो पहले टॉप लेवल जो है ना वो मिडिल लेवल को देगा, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को देगा। इसके अंदर डिफरेंट जो लेवल्स होती हैं वहां पे वो अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले सकते, उनको छूट नहीं मिलती है कि ये डिसीजन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हर डिसीजन जो होगा वो टॉप लेवल ही देगा। बच्चों ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, सारे लेवल्स में क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। क्या बना रहता है बच्चों, बैलेंस बना रहता है। और इसके अंदर सारी अथॉरिटीज, सारे राइट्स किसके पास होते हैं बच्चों, ऊपरी स्तर के पास होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रिंसिपल की तरफ, है ना, ऑर्डर। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हर एक मटेरियल जो हम यूज कर दें, है ना, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है, ये यूज करा गया है ना, तो उसका क्या है ना, कि वो टाइम इज नॉट वेस्टेड इन फाइंडिंग मैन और मटेरियल, है ना, कि मतलब हम सारी चीजों का बराबर अच्छे तरीके से यूसेज करें और उनको प्रॉपर जगह पे रखें, कि हमको उसको ढूंढने में क्या हो, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, उसको ढूंढना नहीं पड़े। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, ऑर्डर की, सब चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से जिस जगह से उठाते हो उसी जगह पे रखो, ताकि अगर हम बाद में उस चीज को ढूंढे तो हमको उसी जगह पे मिल जाए, उसको ढूंढने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़े, हमारा समय को बर्बाद नहीं करना पड़े, क्योंकि हमको हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य की तरफ बढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या होता है बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बच्चों, क्या करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब हमारा अगला प्रिंसिपल आता है
स्पिरिट डे कॉर्प्स। स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? स्पिरिट डे कॉर्प्स का सिंपल सा मतलब है बच्चों, क्या? टीम वर्क। क्या है बच्चों इसका मतलब? टीम वर्क है। क्या है इसका मतलब? टीम वर्क। क्या है? सबको एकजुट होके एक टीम में एक साथ मिलके काम करना चाहिए। सबको एकजुट होके एक साथ मिलके साथ में काम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपको एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, कोऑपरेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जब भी जाके क्या है ना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाओगे और सारा काम आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अकेला इंसान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे काम नहीं कर सकता, उसको टीम वर्क के साथ ही काम करना पड़ता है। और उसके अंदर किस तरीके का एटमॉस्फेयर बन जाएगा बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग का, कि हर कोई एक दूसरे की चीजों को अच्छे से समझेगा, है ना, उसको सुनेगा, समझेगा और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब एक दूसरे की मदद करेंगे बच्चों। चलो बच्चों, ये चीज अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, है ना। फिर अपन बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, है ना। जल्दी जल्दी बताओ तो बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, है ना। कि नहीं आ रहा हो तो फिर मैं वापिस से समझाऊं, जल्दी से बता दो बच्चों, फटाफट फटाफट, है ना। अब बच्चों जो हमारा अगला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? अपन किस क्वेश्चन की बात करने वाले? अगले चैप्टर की प्लानिंग के क्वेश्चन की बात करने वाले। प्लानिंग में ये जो क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ये आपकी एग्जाम्स में आता ही आता है बच्चों। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है बच्चों, तो इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ज्यादा ध्यान देना बच्चों। ये 4 मार्क्स में आता ही आता है बच्चों। अब हम बढ़ते, पहले प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है ना, फ्यूचर के बारे में पहले से सोच के रखना। फ्यूचर में जो चीज होने वाली, भविष्य में जो चीज होने वाली, उसके बारे में पहले से ही सोचकर रखना, सारी चीजों के बारे में। तो प्लानिंग क्या है ना, वो क्या है, एक बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है ना। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन भी है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो अब हम उनके लिमिटेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या क्या भैया प्लानिंग के लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले आता है, प्लानिंग जो है ना, एक बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, महंगी प्रोसेस है। क्या है भैया? महंगी प्रोसेस है। प्लानिंग को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। प्लानिंग को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप भविष्य की चीज जो आने वाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या जो चीज होने वाली है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हो। तो आपको अपनी थिंकिंग उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, सब चीज करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? लॉट ऑफ मनी रिक्वायर होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसके लिए। और साथ ही साथ बच्चों, जब हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो लोग इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो इतने बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट्स नहीं खर्च कर पाते हैं प्लानिंग एक्टिविटीज के ऊपर। और दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है बच्चों? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। क्योंकि भैया फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके पास फ्यूचर के बारे में जब आप जब ही सोच पाओगे ना, जब आपके पास उससे रिलेटेड क्या हो बच्चों? डाटा हो, वो भी सही, वो भी क्या सही, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा उठा के लिया उसके भरोसे पे अपन आगे काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं होता प्लानिंग का। आपके पास बिल्कुल सही डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? उससे रिलेटेड सारी चीजों को, है ना, जो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया आगे क्या हो सकता है। आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बनाने के रखने पड़ेंगे। भैया ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर ये इंप्लीमेंट करो, ये नहीं हो पा रहा, ये इंप्लीमेंट करो। क्यों? क्योंकि आगे तो भैया कुछ भी चीज हो सकती है ना, कुछ भी अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो सकती है किसी भी समय पे। तो हमको हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से तैयार रखना पड़ेगा, है ना। और उन चीजों को फॉलो अप करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो जो एंटायर प्रोसेस है प्लानिंग की, क्या है बच्चों? जो एंटायर प्रोसेस है प्लानिंग की, उसमें क्या लगता है? बहुत ज्यादा समय लगता है बच्चों, है ना। उसी की वजह से जो होता है ना, कभी कभी हमारे जो इमीडिएट रिएक्शन आती है, इमीडिएट एक्शन जो हमको लेने होते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? कभी कभी डिले कर देते हैं, लेट हो जाते हैं बच्चों उसके अंदर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना,
क्योंकि यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि भैया ये हुआ, ऐसा हुआ, चलो इसको छोड़ो, ये वाला प्लान यूज करते हैं, इससे अपन अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। तो आपको उतना फास्ट होना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, अगर हमने प्रिपरेशन नहीं कर रखी होगी, अगर पहले से प्लान नहीं बना के रख रखे होंगे, तो उस टाइम पे जब हमारे पास कोई ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, घबरा जाएंगे कि अब आगे क्या करें, हम उसके बारे में सोचने लगेंगे। तो वो चीज क्या हो जाएगी बच्चों, उसके अंदर हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक एनवायरमेंट क्या होता है ना, देखो बिजनेस एनवायरमेंट जो है ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, वो फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी कोई नई चीज लेके आ जाता है, कभी कोई चीज को बदल देता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। सीजन, वेदर, सब चीज इफेक्ट करते हैं, है ना, कि भैया सुबह ठंडी थी, रात में गर्मी हो गई, वो भी इफेक्ट कर जाएगी बच्चों बिजनेस के अंदर, है ना। तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमको प्लानिंग भी उसी तरीके से करके रखनी पड़ती है ना। तो क्या होता है, हर समय आपने जो पहले से सोच रखा वो ऐसा निश्चित नहीं कि हो पाएगा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल प्लान्स बना के रखने पड़ेंगे, अलग अलग सिचुएशन के आपको सारी चीजें सोच के रखनी पड़ेगी। और जो भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली आपके फ्यूचर के अंदर, आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा बच्चों। अब आता है अगला पॉइंट, क्या आता है बच्चों, प्रॉब्लम्स इन एक्वायरिंग रिलायबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स जो आती है कि आपको भैया सही साथ डाटा मिल जाए, सही साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हम प्लानिंग को अच्छे तरीके से कर लें, है ना। तो भैया प्लानिंग की सक्सेस ही उसी के ऊपर डिपेंड होती है। जब तक आपके पास क्या होगा ना, एक्यूरेट डाटा होगा, ना सारी चीजें बराबर बराबर होगी, ना कोई इंफॉर्मेशन बराबर दी गई होगी अगर आपको, और अगर दे दी गई होगी, नहीं दी हो तो क्या होगा, नहीं दी होगी इंफॉर्मेशन बराबर, तो क्या होगा बच्चों, आपका प्लानिंग आप कर ही नहीं पाओगे, या जो कर रहे हो वो फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अगर इंफॉर्मेशन सही दे दी गई, डाटा सही दे दी गया, तो क्या होगा बच्चों, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। आपकी प्लानिंग क्या करेगी, वहां पे इफेक्टिव दिखेगी, एफिशिएंट दिखेगी बच्चों, है ना। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है ना, आजकल जी की टाइम में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है। क्या हो रहा है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। प्लानिंग करना आज की तारीख में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। क्या हो गया है, डिफिकल्ट टास्क हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा की क्या रहती है, इनएक्यूरेसी रहती है। कभी भी डाटा हमारे पास पूरा सही नहीं होता है, हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको मतलब बार बार उसके ऊपर रिसर्चेस करनी होती है, उसको बार बार हमको डिटेल में देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है, या फिर हमको उसके अंदर से एक्यूरेट डाटा को निकालना पड़ता है। नहीं तो हमारे प्लान्स जो हम बना रहे हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, फेल हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों किस चीज के बारे में, रिजिडिटी के बारे में। रिजिडिटी क्या होती है बच्चों, रिजिडिटी क्या होती है ना, ये होता है सक्सेस ऑफ प्लान। जो आपने प्लान बनाया वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, है ना, है ना। और इसके अंदर जहां जहां हमको चेंजेस करने थे वहां वहां हमने कर दिए, जहां जरूरत थी वहीं करोगे, जहां जरूरत नहीं वहां क्यों करोगे, है ना। और कब कब करने, जब 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 वो उसमें अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हो रहे हैं कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आज के समय के अनुसार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो सारी चीजें हम करते जाते हैं, है ना। एक बार अगर हमने प्लान बना लिया तो हम उसको बदल नहीं सकते। अगर हमने एक बार किसी चीज का प्लान बना लिया तो हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसके अंदर छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है ना, कभी कभी इसके अंदर जो लिमिटेशंस है ना, ये कभी कभी इनइफेक्टिव हो जाते हैं प्लानिंग के अंदर। चलो बच्चों, अब हमको आपसे एक और बात करनी थी बच्चों, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि बच्चों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फॉर्म्स अवेलेबल करा के दिए हैं, जिसके अंदर सारे आंसर्स, उनके क्वेश्चन, सब चीजें हमने प्रेजेंट करा के दिए बच्चों। तो है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मेरा होमवर्क समझ के उसको कंप्लीट कर लेना बच्चों। क्यों, क्योंकि वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है बच्चों, है ना। तो बिना समय गवाए उसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। समझ में आ गया बच्चों। चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या बढ़ते हैं बच्चों, हमारे अगले प्रश्न की तरफ, है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बच्चों पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं।
स्टाफिंग का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों ने अभी एग्जाम्स की तैयारी करी होगी और मैंने भी आपको पिछले जो 2 मार्क्स का वीडियोस था उसके अंदर स्टाफिंग का मतलब तो बता ही दिया था बच्चों, अच्छे तरीके से समझा दिया था। अब हम इनके इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट वर्कर्स। भैया स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग बिजनेस के अंदर किस चीज से रिलेटेड मदद करती है? स्टाफिंग बिजनेस के अंदर इस चीज से रिलेटेड मदद करती है कि वो हमको क्या करती है, एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्कर्स लाके देती है ना। क्या देती है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कर्स लाके देती है हमारी सारी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए। उसके थ्रू क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जो भी पोस्ट खाली होती है उसके लिए हमारे यहाँ पे वो क्या करती है, भर्ती निकालती है, रिक्रूटमेंट करती है वो लोगों का, कि वो इनवाइट करती है लोगों को कि आओ हमारे यहाँ पे अप्लाई करो इस खाली जगह के लिए, और उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस करती है ना। तो वो क्या करती है, उसके थ्रू क्या करती है, वो बिजनेस एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, उस पोस्ट को भरने के लिए वो क्या करती है, लोगों को बुलाती है और उनमें से जो हमारे लिए अच्छा साबित होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको हायर करती है ना। तो बाय यूज ऑफ बिजनेस इज एबल टू हायर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पर्सन। अब बिजनेस क्या हो रहा है, इसी की मदद से, इसी फंक्शन की मदद से वो क्या कर पा रहा है, अच्छे से अच्छे इफेक्टिव और एफिशिएंट लोगों को अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर पा रहा है बच्चों। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, है ना, सिलेक्टिंग पर्संस फॉर स्पेसिफिक जॉब्स, है ना। अब देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ उसका अलग ही खूबी होती है, उसके अंदर क्या होती है, हर इंसान के अंदर उसकी अलग ही खूबी होती है, उसका कुछ अच्छा स्पेसिफिक टैलेंट होता है उसके अंदर, है ना। और साथ ही साथ स्पेसिफिक टैलेंट, स्किल्स, एक्सपीरियंस जो कि उसकी जॉब के लिए कितना रिक्वायर्ड है, अगर वो हमको पता चल जाएगा तो वो हमारे लिए इफेक्टिव है, एफिशिएंट है या नहीं, हमको पता चल जाएगा कि वो हमारे, जो हमको उसको रखना जिस काम के लिए, क्या वो उसके लायक है या नहीं है बच्चों, तो वो हमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। तो बिजनेस क्या करती है, उन्हीं पर्सन्स को ढूंढने की, उन्हीं लोगों को ढूंढने की, मतलब उन्हीं बिजनेस के अंदर जो है ना, वो उन्हीं लोगों को ढूंढती है जिसके पास क्या होता है ना, स्पेसिफिक नॉलेज होता है ना, और उसके पास उसको सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज करना आती है। ऐसा नहीं कि जो काम दिया बस आके बैठ गए और वही काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक काम के साथ दूसरा काम भी करना पड़ेगा, तीसरा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को क्या बनाना है बच्चों, डायनामिक बनाना है, कि मैं हर काम कर सकता हूं, जो काम आप दोगे वो मैं कर लूंगा, आपको अपने आप को वैसा बनाना है बच्चों, है ना। स्टाफिंग क्या करता है, हेल्प करता है इन सर्च ऑफ सर्च पर्सन, वो इन्हीं ऐसे लोगों को ही ढूंढने में काम करता है ना, जिनके पास क्या हो, स्पेसिफिक नॉलेज हो, स्पेसिफिक स्किल्स हो बच्चों। सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट मैनेजर्स, सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट मैनेजर्स, है ना। अब इसके अंदर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है, सब चीजें बताई जाती है ना। और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमको कुछ इसी टाइप के लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों देखो निम्न स्तर पे तो वर्कर्स आते हैं, मध्य स्तर पे आते हैं मैनेजर्स, जो ही मतलब वो क्या करते हैं, लोगों को हायर करने में मतलब वही क्या करते हैं, वही वर्कर्स को हायर करते हैं निम्न स्तर के, और उनको भी क्या होना पड़ेगा, इतना एफिशिएंट और इफेक्टिव होना पड़ेगा कि वो सही इंसान को चुन सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं सुना तो क्या होगा, हमारा ही लॉस होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंट एम्प्लॉइज आर नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द बिजनेस, है ना। और ये सारी प्रोसेस किससे ही फुलफिल हो सकती है, कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से, स्टाफिंग। कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से हो सकती है बच्चों, स्टाफिंग। बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉइज, कितना बेनिफिशियल होता है ये एम्प्लॉइज के लिए, है ना। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है ना, वो स्टाफिंग का जो फंक्शन होता है वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि एम्प्लॉइज को उनकी कैपेबिलिटीज को, उनकी स्किल्स को, उनकी खासियत को, उनकी खूबी को वो बाहर लेके आए, निखर के बाहर लेके आए, ताकि वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएं कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या चीजें, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। जब भी तो क्या होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये एम्प्लॉय हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ना, ताकि हम इसको क्या कर सके, हमारी कंपनी में हायर कर सके, ताकि हमारे को, हमारा जो उद्देश्य, जो हमारा लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में, ये हमारी मदद कर पाएगा, सब चीजें कर पाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों,
बच्चों हमारा अगला प्रश्न कौन सा है बच्चों? हमारा अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों? हमारा अगला प्रश्न है बच्चों एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जो वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के ऊपर बात करने वाले। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन करना, किसी को क्या करना? मोटिवेट करना, इनकरेज करना कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अच्छा किया, ताकि वो और ज्यादा अच्छा करके दे, है ना। उसको क्या करना? प्रोत्साहन देना। क्या करना? उसको प्रोत्साहन देना, है ना। तो मोटिवेशन जो है ना एक इनर ड्राइव होती है ना। एक अंदर से, ये अंदर से चीज निकलती है जो इंसान को पुश करती है। क्या करती है? वो इंसान को पुश करती है कि वो क्या करे, कि वो कुछ चीज नहीं अपने अंदर से निखार के बाहर लेके आए, कि वो जो उसको काम दिया गया वो उसको इतने अच्छे तरीके से करे कि उसके अंदर वो अपना बेस्ट और बेटर रिजल्ट निकाल सके बच्चों, है ना। वो उसको क्या करती है? उसी दिशा में डायरेक्शन भी दिखाती है कि भैया तुमको किस दिशा में काम करना है, किस एनर्जी के साथ काम करना है, किस तरीके से काम करना है। वो आपको सारी चीजें मोटिवेशन के थ्रू ही सीखने को मिलता है बच्चों। इन बिजनेस मोटिवेशन जो होता है ना बिजनेस के अंदर, वो एम्प्लॉइज को उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ उनको ये भी सिखाता है कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि बिल्कुल फेयर रहना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब हम पढ़ने वाले हैं दो मेन टाइप ऑफ मोटिवेशन, टू मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब दो मेजर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं ना? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या है बच्चों इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब? इंटरनल मोटिवेशन। ये मोटिवेशन कहां से आता है बच्चों? हमारे अंदर से आता है ना। ऐसा मोटिवेशन क्या होता है ना, ये पर्सन के, जो इंसान होता है उसके अंदर से निकल के आता है ना। ये जब चीज करी जाती है, जब एक इंसान को कुछ टास्क दिया जाता है। ये चीज कब करी जाती है? जब ये इंसान को कुछ टास्क दिया जाता है, उसको कुछ टारगेट दिया जाता है। अगर वो उसको एंजॉय करके मजे मजे में बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगा, है ना, तो उसको वो क्या चीज होगी? इंटरेस्टिंग भी फील होगी और उसको मजा भी आएगा। क्या होगा? उसको मजा भी आएगा, और उसको जब वो पूरा काम खत्म हो जाएगा तो उसको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा बच्चों, कि जो मैंने काम किया मेरे को बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से हुआ, मेरा बहुत ज्यादा उसको करने में मन भी लग रहा था। तो वो खुश रहेगा उस चीज से। क्या रहेगा बच्चों? खुश रहेगा। और वो मतलब ये नहीं सोच रहा है कि भैया मैं ये काम पूरा कर दूंगा तो एट लास्ट मुझे पैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगी, है ना, मेरी सैलरी ऐसी हो जाएगी वैसी। वो ये सब चीजें नहीं खोल रहा है। अगर उसको उस काम में मजा आ रहा है तो वो बिना कुछ चीजों को सोचे हुए मजे से उस काम को करेगा, है ना। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये भैया दूसरा इंसान हमको देता है, ये दूसरा इंसान हमको देता है हमारे काम को देख के, है ना। है ना, ये क्या होता है? दूसरा इंसान देता है, हमारे काम को देते हैं। अगर अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करी जाए तो ये किस रूप में मिलता है? मनी के रूप में मिलता है, कि आपको बोनस मिल गया, आपको कमीशन मिल गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, या फिर आपको प्राइजेस के रूप में मिलता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो उससे रिलेटेड आपको प्राइज मिल गया, सर्टिफिकेट्स मिल गए अप्रिसिएशन के, ये सारी चीजें मिल गई। वैसे ही बच्चों आपके साथ भी होता है स्कूल के अंदर। जब आप कुछ अच्छा करते हो, है ना, तो आपको स्कूल वाले मोटिवेट करते हैं, वो आपको मेडल्स देते हैं, प्राइजेस देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। क्यों देते हैं बच्चों? ताकि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए और उस चीज को और ज्यादा बेहतर बना के, अपनी चीज को और ज्यादा निखार के, और ज्यादा मेहनत करके उसके ऊपर आप क्या करोगे? और ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे बच्चों, है ना। वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ लेते हैं क्या? दो सब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमने मेन मोटिवेशंस के टाइप्स तो पढ़ लिए, अब इनके सब टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है? जिसके अंदर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। जो भी आपने काम किया है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से किया है और कम जो समय दिया था उसके अनुसार अगर आपने पूरा करके दिया है, सारी चीजें ढंग से करके दी है, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एप्रिसिएशन मिलेगा। भैया सब बच्चों, सारे एम्प्लॉइज ने खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा दी, आपको विशेष दे दी, आपको बहुत ज्यादा क्या किया? मोटिवेट किया। तो ये होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, है ना बच्चों। अब आता है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? डरा के काम कराना, कि भैया अच्छे से काम करो, नहीं तो है ना मैं आपकी सैलरी काट लूंगा,
मैं आपको बोनस नहीं दूंगा, मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, आपको पूरा काम करना पड़ेगा समय के अनुसार, नहीं तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। ये होता है बच्चों नेगेटिव मोटिवेशन, कि उसको डरा के उससे उस काम को पूरा करवा रहे कि करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चाहे आप पॉजिटिव मोटिवेशन से मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो भैया नेगेटिव मोटिवेशन तो यूज करना ही पड़ता है ना। वैसे बच्चों आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, लेकिन उसके अंदर क्या होता होगा, कुछ लोग तो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अलग ही होते हैं बच्चों, उनको कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, उनको भी डराना पड़ता है। किस तरीके से डराते हैं बच्चों, उनको ये बताते हैं कि बच्चों इसको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपके मम्मी पापा को बता देंगे कि आप परेशान कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, है ना, उनको पनिशमेंट दे देते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनको डराते ताकि उस काम को वो और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अपने आप को निखार के उस काम को पूरा कर ले, चाहे वो डर से ही क्यों ना कर ले। तो वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन। अब बढ़ते बच्चों हमारे अगले मोटिवेशन की तरफ, फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है, ये होता है मनी रिलेटेड मोटिवेशन, है ना, ये होता है मनी रिलेटेड मोटिवेशन। आपको जो काम दिया था आपने पूरा किया, अच्छे से किया, है ना, बिल्कुल समय के अनुसार पूरा करके दे दिया, तो भैया आपको क्या करा ऑर्गेनाइजेशन ने, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, आपकी सैलरी को बढ़ा दिया, ये सारी चीजें कर दी। तो वो होता है बच्चों क्या, फाइनेंशियल मोटिवेशन का पार्ट। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है, ये क्या होता है ना, इसके अंदर पैसे का काम नहीं होता है। आपको क्या मिल रहा है, उसके लिए एप्रिसिएशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। उसमें आपको सर्टिफिकेट्स दे दिए, मेडल्स दे दिए, आपके लिए क्या करा उनने, आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे कुछ गिफ्ट्स दे दिए, प्राइजेस दे दिए, वो सारी चीजें दे दिए। तो वो चीजें क्या होती है ना, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का पार्ट होती है बच्चों। अब बच्चों बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है बच्चों। किसका है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अब बच्चों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ने वाले, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स में भी देखा था, 2 मार्क्स में भी देखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब पहला इसके अंदर पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अरे भैया हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे वो एक दुकानदारी क्यों ना, सबका उद्देश्य सबका लक्ष्य एक ही होता है। सबका उद्देश्य सबका लक्ष्य एक ही होता है बच्चों। क्या होता है वो, बिजनेस का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बच्चों, बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तभी तो क्या होगा बच्चों, वो अपने बिजनेस को सरवाइव करा पाएंगे मार्केट के अंदर। कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है उसके अंदर वो अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, और उनकी ग्रोथ भी निश्चित होगी। अगर उनका प्रॉफिट होगा तो उनकी ग्रोथ भी होगी बच्चों, है ना। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, तो एक मेजर उद्देश्य है, मेजर लक्ष्य है हर ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसको वो क्या करे, अचीव करे, है ना। तो मैनेजर्स भी ऐसी प्रोजेक्ट्स को उठाना पसंद करते हैं बच्चों जिसके अंदर कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। तो वो भी उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, देखो बच्चों हमारी कंपनी में दूसरे लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं शेयर होल्डर्स के रूप में। वो आते हैं, वो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब कोई आ रहा है आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो आप क्या करोगे भैया, उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, जब भी वो आपकी कंपनी में पैसा लगा के बैठेगा। नहीं तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मार्केट तो खुला है ना, दूसरी कंपनी भी है, वो उसमें जाके लग जाएगा। तो उनको क्या देना पड़ता है बच्चों, डिविडेंड देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। जो उन्होंने पैसा लगाया है उसका उनको डिविडेंड देना पड़ता है, ताकि क्या हो सके, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुक के रह सके। अब कोई पैसा लगा रहे तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मांगते हैं ना, कि भैया मेरे को क्या फायदा मिलेगा जो मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाऊं। तो हर कंपनी ये सोचती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा सा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या दे, डिविडेंड दे, ताकि वो क्या रहे, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी तरफ नहीं डाइवर्ट हो, और वो आपके बिजनेस के अंदर ही रहे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसीलिए क्या होती है, हर कंपनी क्या करती है, अपने मार्केट शेयर्स को क्या करती है, बढ़ाती है, उसकी ग्रोथ करती है, सब चीजें करती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या होता है,
है ना, कि भैया जो भी हमारे यहाँ पे पैसा आ रहा है, जो भी हमारे यहाँ पे पैसा रखा है या पैसा आ रहा है, उसको हम बिल्कुल भी क्या नहीं करें, वेस्ट नहीं करें, क्या नहीं करे, वेस्ट नहीं करे, और उसको हम बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से उसका यूज करें, कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, है ना। और इसके अंदर क्या होना, जो आलतू फालतू के जो खर्चे होते रहते हैं वो सब चीजों पे रोक लग जाए, और हम क्या कर सके, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न निकाल के देना है हमारे इन्वेस्टमेंट का, है ना। जो भी हमको पैसा मिला है उसका हमको हमारा बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना है बच्चों, है ना। अब हम बढ़ते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ट्राई करता है कि भैया जो भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो भी हम पैसा बोरो कर रहे हैं, चाहे हम मार्केट से बोरो करें या लोन के रूप में लें, तो हमको कम से कम उसका ब्याज देना पड़े, कम से कम इंटरेस्ट में हम वो लें, तभी क्या होगा बच्चों, हमारा फायदा होगा, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा बच्चों, है ना बच्चों। अब मैं आपको एक और बार बता देता हूं बच्चों कि हमने क्या है ना, पीडीएफ नीचे अवेलेबल कराया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या करा है, उसके सारे क्वेश्चंस, आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन सब आपको प्रोवाइड करे हैं बच्चों, जहां से आप जाके अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकते हो, किस तरीके से लिखना है वो देख सकते हो बच्चों, है ना। उसके अंदर हमने क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाता है वो भी समझाया है, कहाँ कहाँ पे कौन से कीवर्ड्स को यूज करना है हमने वो भी लिख के दिखाया, और कितने मार्क्स से क्वेश्चन में कितना डाटा लिखना पड़ेगा वो भी आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स को देके समझाया है बच्चों। साथ ही साथ हमने उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है बच्चों, ताकि आपको क्या हो, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और बच्चों कभी कोई दिक्कत लगती है तो आपके मले सर तो ऐसे ही बच्चों, आप उनसे अपनी समस्या को समझ सकते हो बच्चों, उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हो, वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे बच्चों। देखो बेटा, मैं एक और इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ। अभी हम आपके लिए यूट्यूब पे क्या है ना, सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन अगर आप आगे हमारे अरिवान ऐप पर लाइव क्लासेस चाहते हो, या आपको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट हो बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को जाके फिल करो बच्चों, है ना। तो उसके ऊपर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारी नीड, सारी चीजें डाल दो बच्चों, तो उसमें से जो भी बेहतर चीज हमको लगेगी, जो भी हम कर पाएंगे बच्चों, वो हम आपके लिए जरूर करेंगे, ताकि उससे क्या हो, आपको टॉपर्स बनने में बिल्कुल मदद मिले बच्चों। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करना और एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से देना बच्चों। बाय बाय।